Hello everyone, this is class 9th NCERT Civics Chapter 2 Constitutional Design। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से कंसेप्ट्स और चैप्टर्स एकदम अच्छी तरह समझ आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से सारे के सारे सिलेबस रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो देखो, हमने ना प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में रूलर्स होते हैं ना, वो जो मन चाहे वो नहीं कर सकते, वो इतना भी फ्री नहीं होते। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं, और इन सभी रूल्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन सभी रूल्स को साथ में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये एक तरह से ना कंट्री का सुप्रीम लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ की तरह ना एक तरह से सिटीजन्स के राइट्स को डिटरमाइन करता है, बताता है, और गवर्नमेंट की पावर्स और किस तरह से गवर्नमेंट काम करेगी ये सब कुछ बताता है। इस चैप्टर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से, उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कौन डिजाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, किस तरीके से डिजाइन करता है, क्या वैल्यूज होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक स्टेट्स में एक शेप देती है या फिर बनावट में हेल्प करती है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या उसमें चेंजेस होते रहते हैं कंडीशंस के हिसाब से, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। और एक रीसेंट इंस्टेंस, मतलब एक जस्ट थोड़ा सा पहले का ही एग्जांपल कि किस तरह से डेमोक्रेटिक स्टेट जो कि साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया था, हम इसको देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीकन के साथ क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, और किस तरह से उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। और फिर हम देखो, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में देखेंगे, किस तरह से बना, क्या इसकी फंडामेंटल वैल्यूज थी, और क्या चीज़ है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा फ्रेमवर्क दे देता है कि सिटीजन्स लाइफ में कंडक्ट कैसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट की कैसी कंडक्ट होनी चाहिए, मतलब चार चरण गवर्नमेंट का कैसा होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो देखो, नेल्सन मंडेला की ये बात है, नेल्सन मंडेला ने लिखी हुई है कि मैंने ना व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ बहुत लड़ाई की है। व्हाइट डोमिनेशन मतलब जो व्हाइट लोग होते हैं ना, वो डोमिनेट करते थे इधर, और ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी नेल्सन मंडेला कहते हैं मैंने लड़ाई की हुई है, व्हाइट और ब्लैक दोनों के साथ ही। और मैंने ना हमेशा एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी का जो आइडियल है ना, इसको हमेशा बढ़ावा दिया है कि जिस सोसाइटी में सभी लोग साथ में रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ये एक आइडियल है कि जिस कि हम इस तरह से रहना चाहते हैं और ये हम अचीव करना चाहते हैं, हार्मनी वगैरह में रहना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये भी एक आइडियल है जिसके लिए मैं मरने तक के लिए तैयार हूँ, इस आइडियल के लिए मैं मरने तक के लिए तैयार हूँ, ये नेल्सन मंडेला कहते थे। और नेल्सन मंडेला को ना व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने देशद्रोह के इल्जाम में इनको फंसा दिया था, इन पर मुकदमा चलाया था। और इनके साथ 7 लीडर्स और थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस मिल गया था 1964 में, क्योंकि इन लोगों ने ना अपार्थीड रेजिम जो था ना, कंट्री में जो अपार्थीड रेजिम था उसको अपोज करने की हिम्मत करी थी। अपार्थीड क्या है ये आप समझोगे, अभी बताता हूँ आपको। तो फिर जब इनको ये सेंटेंस हो गया तो उसके लगभग 27 ईयर्स तक ना साउथ अफ्रीका के मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, मतलब सबसे बेकार प्रिजन में रही थी, जिसका नाम था रोबेन आइलैंड। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड ना एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम साउथ अफ्रीका में ही बना हुआ था ना, उसको कहते थे। इसमें क्या होता था, जो व्हाइट यूरोपियंस होते थे ना, इन्होंने साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम इम्पोज कर दिया था, लागू कर दिया था। तो 17th और 18th सेंचुरी में ना जो ट्रेडिंग कंपनीज यूरोप से आई थी ना, उन्होंने हथियार और ताकत के जोर पे ना कब्जा कर लिया था साउथ अफ्रीका में, जैसा इंडिया में भी किया ही था। लेकिन इंडिया में दिक्कत क्या थी, इंडिया में ना, मतलब इंडिया से केस अलग कैसे था, इंडिया में तो देखो बहुत सारे व्हाइट्स बसे थोड़ी थे, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा व्हाइट्स जो है साउथ अफ्रीका में आकर बस गए थे और लोकल रूलर्स बन गए थे। और जो अपार्थीड का सिस्टम था ना, इसने लोगों को डिवाइड कर दिया और कलर के बेसिस पर, स्किन कलर के बेसिस पर लेबल कर दिया गया उनको। जो नेटिव लोग होते थे ना साउथ अफ्रीका के, वो ब्लैक होते हैं कलर में, तो वो लगभग वहाँ की पॉपुलेशन का 3/4 थे और उनको कहा जाता था ब्लैक्स। और इन दो ग्रुप्स के अलावा, व्हाइट और ब्लैक्स के अलावा, मिक्स्ड रेसेस भी थी जिनको कलर्ड कहा जाता था। और साथ ही साथ ऐसे भी लोग थे जो कि अपने इंडिया से माइग्रेट करके गए थे। तो जो व्हाइट रूलर्स थे ना, वहाँ के व्हाइट रूलर्स, वो लोग सभी नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर्स की तरह ट्रीट करते थे, और जो नॉन व्हाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। तो अपार्थीड सिस्टम जो है ना, ये पर्टिकुलरली ब्लैक्स के लिए तो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था। इनको व्हाइट एरियाज में रहने से भी मना कर दिया गया था, मतलब पाबंद था इनके ऊपर व्हाइट एरियाज में रहने से, और वो सिर्फ व्हाइट एरियाज में ना काम कर सकते थे तभी जब उनके पास परमिट होएगा। तो ट्रेन, बसेस, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, ये जो पब्लिक टॉयलेट्स भी हो गए, ये सब ना सेपरेट थे, व्हाइट्स के लिए अलग थे, ब्लैक्स के अलग थे। तो इसी को कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इसी को कहते हैं।
और साथ ही साथ देखो इतना सेग्रीगेशन था कि जो जिस चर्चेस में वाइट्स होते थे ना वो वर्शिप करते थे, वाइट्स जिन चर्चेस में पूजा करते थे वो ब्लैक्स उधर विजिट भी नहीं कर सकते थे। ब्लैक्स ना तो कोई एसोसिएशन बना सकते थे, ना ही जो टेरिबल ट्रीटमेंट उनके खिलाफ हो रहा था उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर सकते थे। तो 1950 से ही ना जो ब्लैक्स है, कलर्ड है और इंडियन है, ये लोग अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस किए, स्ट्राइक्स की। तो और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी ये जो थी ना, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के छत्र छाया में ये सब कुछ हो रहा था। और ये जो सेग्रीगेशन की पॉलिसीज थी इसका स्ट्रगल इस एएनसी की छत्र छाया में ही हो रहा था। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें काफी वर्कर्स यूनियन भी आ जाती थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी आ जाती थी। और जो कई सेंसिटिव वाइट्स थे ना, मतलब जो खुद भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हो, इस तरह के जो वाइट्स लोग थे ना, उन्होंने भी एएनसी को ज्वाइन कर लिया था ताकि वो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट को अपोज कर सके। और इन्होंने भी इस स्ट्रगल में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, लीडिंग रोल। और जो कई कंट्रीज जो थे ना, इन्होंने कई कंट्रीज ने भी एक्सेप्ट किया कि अपार्थाइड सिस्टम बहुत ज्यादा अनजस्ट है, अत्याचार करता है और रेसिस्ट है। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी ना, इन्होंने फिर भी टॉर्चर करना, डिटेन करना ये और हजारों ब्लैक्स और कलर्ड लोगों को मार देना, इस तरह के गलत काम करते ही रहे। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला हिस्सा खत्म करते हैं। थैंक यू।